सोचिए, सिर्फ एक गोली और पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं उस एक हत्या की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और पहले विश्व युद्ध की आग को हवा दे दी। तारीख थी 28 जून 1914। जगह साराजेवो शहर। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ दौरे पर थे और तभी गेवेरिलो प्रिंसिप नाम के एक 19 साल के लड़के ने, एक स्टूडेंट ने, उनकी हत्या कर दी। ऊपरी तौर पे देखें तो यही वो घटना थी जिसने उस भयानक युद्ध की शुरुआत की, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। और उस एक गोली का नतीजा 2 करोड़ से भी ज्यादा मौतें। जी हाँ, 20 मिलियन। सैनिक भी और आम नागरिक भी। ये एक ऐसी तबाही थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर कैसे एक इंसान की हत्या इतने बड़े युद्ध की वजह बन सकती है। एक ऐसा युद्ध जिसने 2 करोड़ लोगों की जान ले ली और दुनिया का नक्शा तक बदल कर रख दिया। सच तो ये है कि वो हत्या असली वजह थी ही नहीं, वो तो बस एक चिंगारी थी, एक स्पार्क। असली वजह, असली बारूद तो दशकों से पूरे यूरोप में इकट्ठा हो रहा था, सुलग रहा था। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उस समय के यूरोप को एक बारूद के पहाड़ की तरह देखना। बिल्कुल, अ माउंटेन ऑफ डायनामाइट। दशकों से जो टेंशन बढ़ रही थी, उसने हालात को इतना विस्फोटक बना दिया था कि बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी, और फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या वही चिंगारी बन गई। तो सवाल यह है कि इस बारूद के पहाड़ में था क्या? इसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स थे, और इन्हें याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है एक्रोनिम MAIN, यानी मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो MAIN में सबसे पहले आता है M, यानी मिलिटरिज्म या सैन्यवाद। 20वीं सदी की शुरुआत का जो दौर था ना, उसमें यूरोप के बड़े बड़े देश बस एक ही होड़ में लगे थे, अपनी फौजी ताकत बढ़ाने की होड़। और ये होड़ कोई छोटी मोटी नहीं थी। 1870 से 1914 के बीच यूरोप की बड़ी शक्तियों का मिलिट्री पर खर्चा लगभग 4 गुना बढ़ गया। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, नए हथियार बन रहे थे। खासकर ब्रिटेन और जर्मनी के बीच तो एक अलग ही रेस चल रही थी कि किसकी नेवी ज्यादा ताकतवर होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि हर देश जंग के लिए तैयार बैठा था। अब आते हैं ए पर, यानी अलायंसेस या गठबंधन। उस दौर का यूरोप एक तरह से सीक्रेट संधियों के एक बहुत ही उलझे हुए जाल में फंसा हुआ था, और इस जाल ने पूरे कॉन्टिनेंट को 2 टीमों में, 2 आर्म्ड कैंप्स में बांट दिया था। तो देखिए, एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस, इसमें कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। और दूसरी तरफ थी ट्रिपल एंटेंट, जिसमें थे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया। और इन संधियों का सीधा सा मतलब था, मेरे दोस्त पर हाथ उठाया तो मतलब मुझ पर हाथ उठाया, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। इसके बाद आता है आई, इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद। ये वो दौर था जब यूरोप के बड़े देश पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बनाने, अपना साम्राज्य फैलाने की रेस में लगे हुए थे। खासकर अफ्रीका में हर कोई अपना झंडा गाड़ना चाहता था। और ये रेस क्यों थी? वजह थी कच्चा माल, सस्ता लेबर, नए मार्केट और सबसे बढ़कर नेशनल प्राइड, देश की शान। जाहिर है, इस कंपटीशन ने देशों के बीच की दुश्मनी और टेंशन को और हवा दी। और आखिर में आता है एन, नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद एक बहुत पावरफुल फोर्स थी। ये एक 2धारी तलवार की तरह थी। एक तरफ तो ये बड़े बड़े साम्राज्यों में गर्व की भावना जगा रही थी, तो दूसरी तरफ ये अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के अंदर आज़ादी की आग भी भड़का रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था बाल्कन क्षेत्र में चल रहा पैन स्लेविज्म मूवमेंट। ये क्या था? ये एक सोच थी कि जितने भी स्लाव लोग हैं, उन्हें एक होकर अपना अलग देश बनाना चाहिए। रशिया इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। अब सोचिए, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के लिए ये कितना बड़ा खतरा था, क्योंकि उनके एम्पायर में बहुत सारे स्लाव लोग रहते थे, और इसी वजह से सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच टेंशन अपने पीक पर थी। तो अब हम समझ गए हैं कि बारूद क्या था: मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। चलिए अब वापस चलते हैं 1914 की उन गर्मियों में और देखते हैं कि कैसे इस बारूद में चिंगारी लगी और कैसे एक छोटा सा लोकल क्राइसिस सिर्फ 5 हफ्तों में वर्ल्ड वॉर बन गया। ये बिल्कुल डोमिनोज की तरह हुआ, एक के बाद एक। देखिए कैसे। नंबर 1, ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर जंग का ऐलान कर दिया।
नंबर 2, रशिया जो सर्बिया का रक्षक था, उसने अपनी आर्मी को तैयार करना शुरू कर दिया। नंबर 3, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी का दोस्त, उसने रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी। नंबर 4, फिर जर्मनी ने रशिया के दोस्त फ्रांस पर भी वॉर डिक्लेयर कर दी। 5, फ्रांस पर हमला करने के लिए जर्मनी न्यूट्रल बेल्जियम में घुस गया। और 6, बेल्जियम की रक्षा की संधि के चलते ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ जंग में कूद पड़ा। बस एक चिंगारी और पूरा यूरोप आग के लपटों में घिर चुका था। और देखते ही देखते ये लड़ाई सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रही, ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एक वर्ल्ड वॉर बन गई। ब्रिटिश एम्पायर की वजह से भारत जैसे देशों के सैनिक भी इस लड़ाई में शामिल हुए। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर, जापान और फिर आखिर में अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन गया। लेकिन जानते हैं, इस भयानक मारकाट के बीच भी इंसानियत की एक छोटी सी झलक देखने को मिली थी। 1914 के क्रिसमस पर कुछ जगहों पर ब्रिटिश और जर्मन सैनिक अपनी खाइयों से बाहर निकल आए। उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए, साथ में खाना खाया, गाने गाए, यहाँ तक कि फुटबॉल भी खेला। ये एक पल था जो दिखाता है कि शायद आम सैनिकों के मन में एक दूसरे के लिए वो नफरत नहीं थी जो उनके लीडर्स के मन में थी। लेकिन शांति का वो पल बहुत छोटा था। जंग की हकीकत तो बहुत ही क्रूर थी। जर्मनी और रशिया दोनों ने करीब-करीब 18 लाख सैनिक खो दिए। फ्रांस ने 17 लाख, ऑस्ट्रिया हंगरी ने 12 लाख और ग्रेट ब्रिटेन ने 8 लाख। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस तबाही का सबूत है जो इस जंग ने फैलाई। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है, इस सब के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था? और सच कहूं तो इसका जवाब बहुत मुश्किल है। ये जाल इतना उलझा हुआ है कि किसी एक पर उंगली उठाना सही नहीं होगा। वो हत्या, वो तो बस एक बहाना थी। असली वजह तो वही 4 थीं जिनकी जड़ें बहुत गहरी थीं: मिलिटरिज्म, अलायंसेस, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जब चारों तरफ गठबंधनों का जाल बिछा हो, हथियारों की होड़ लगी हो और साम्राज्य बढ़ाने की भूख हो, तो क्या सच में कोई एक देश पूरी तरह से जिम्मेदार था? या फिर ये महायुद्ध एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका होना शायद तय ही था?